Hi guys. Okay. So first of all, thank you everybody. और सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं. Be relaxed and enjoy the topic today. The fundamental analysis of any business. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले फंडामेंटल डाटा का कलेक्शन कहाँ से करें, कैसे उसे अरेंज करें. आज हम इस वीडियो में कलेक्टेड डाटा का एनालिसिस कैसे करें यह सीखेंगे. आपको फंडामेंटल सीखना है तो फंडामेंटल में सबसे पहले क्या सीखना है, फिर उसके बाद क्या सीखना है, फिर उसके बाद और क्या सीखना है, यह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. अपने इस सेशन को फंडामेंटल का पार्ट करेंगे. यहाँ आपको फ्लो मिल जाएगा कि क्या समझना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, प्लस किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट है. आपको हमेशा किसी भी कंपनी में फंडामेंटल पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए. अब इश्यू यह है कि फंडामेंटल देखें कि टेक्निकल देखें, तो मैं दोनों का एक कॉम्बिनेशन समझा दूंगा ताकि आप समझ सकें. बट पॉइंट इज़ दैट कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें देखनी है. एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो हमें देखनी ही चाहिए. ओके. अब मैं आपसे यह कहता हूँ कि भाई किसी कंपनी का लेटेस्ट से कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उसकी शेयर प्राइस भी अच्छी जाएगी, कोई डाउट नहीं. लेकिन अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है तो इसका यह थोड़ी मतलब है कि फंडामेंटल भी अच्छे हो जाएंगे. ओके. मैं बेसिक से शुरू करता हूँ. कंपनी को जब हम फंडामेंटल अंडरस्टैंड करेंगे तो कहाँ से करेंगे. तो इंटरेस्ट वाला पार्ट समझ में आ गया. इंटरेस्ट आपका घटना चाहिए. घट रहा है तो पैसा बनेगा, बढ़ रहा है तो पैसा जाएगा. सिंपल फंडा है. आई होप इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया. उसके बाद आपका पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये बढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें. ओके. पैट, ये तो कंपलसरी बढ़ना ही चाहिए. अगर यह किसी भी कंपनी में पैट नेगेटिव है तो उस कंपनी में पैसा नहीं डालना है. किसी भी कंपनी का पैट इंक्रीज़ कर रहा है तो उसमें पैसा डाल सकते हैं. किसी भी कंपनी का पैट डिक्रीज़ कर रहा है तो पता करो क्यों घट रहा है, किस वजह से घट रहा है. और अगर वो ख़राब है जो सॉल्व नहीं हो सकती तो निकल जाओ उसमें से, यानी पैसा मत डालो. और अगर किसी कारण के जैसे कोरोना की वजह से सबका गिरा था तो ठीक है, चलेगा. कभी कभी कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर लेटेस्ट से उसके पूरे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, इंडस्ट्री प्रॉब्लम से जूता वाले, शूज़ में मैन्युफैक्चरर वाले स्टॉक है, फुटवेयर के स्टॉक नहीं चले, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं बना, उसके पहले बहुत अच्छा रिटर्न बना था. हम्मास बहमास ले लो, रिलैक्सो ले लो, फुटवेयर ले लो, लिबर्टी. खाली अभी लिबर्टी स्लो चल रहा है बिकॉज जो लेदर के रेट बढ़े उसकी वजह से. और आपका बाटा चल रहा है. तो पहले नहीं चली थी केमिकल्स, 1 साल से ठंडा पड़ा था. अब देखो केमिकल चलना शुरू हो गया. तो आईटी 1 साल में ठंडे पड़े थे, फिर चलना शुरू किया. ऐसा एक्चुअली में होता है कि अगर पैट घट रहा है तो किसी प्रॉब्लम की वजह से घट रहा है. क्या है वो प्रॉब्लम? जो चीज़ सॉल्व नहीं की जा सकती, मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर पैट घट रहा है कंपनी के इंडिविजुअल प्रॉब्लम की वजह से तो फिर दिक्कत है. तो यह क्या रूल है हमारा कि हम पैट को बढ़ता हुआ देखेंगे. पैट अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, ख़राब है, बढ़ रहा है तो फिर कंपनी अच्छा चल जाएगी. देखो ख़राब से अच्छा हो गया, जैसे उषा मार्टिन के केस में हमने देखा, तो अच्छी बात है. पहले से ही अच्छा है तो अच्छी बात है. ख़राब है मतलब अच्छा था, ख़राब हो गया तो गलत बात है.
पैट हमेशा हमें बढ़ता हुआ देखना चाहिए। पैट देखेंगे कहाँ पे? चलो नीचे देख लेते हैं, जल्दी से इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं पैट हमें कहाँ दिखेगा। पैट हमें दिखेगा यहाँ पे, उसी में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में क्वार्टरली बेसिस पे देख सकते हो या फिर ईयरली बेसिस पे, जहाँ पर भी आप देखना चाहो। बट समझो इसे, सी 12 महीने मार्केट जो है ना वो एवरग्रीन है। मार्केट जो है वो एवरग्रीन है, मतलब कि 12 महीने फल लगेंगे। तो यहाँ पे आपको हर महीने, हर दिन, हर समय कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती ही जाएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो उस टाइम पे दिक्कत होती है, लेकिन इस समय इसमें पैसा बनता है, हर समय कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। तो आपका काम है खाली खोजना। बट एटलीस्ट आपके सामने कोई कंपनी आएगी। देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कि मैंने सामने कोई कंपनी खोल दी और पूछा कि बताओ ये कंपनी अच्छी है कि ख़राब है। तो एटलीस्ट आपको वो समझ में आना चाहिए कि कंपनी अच्छी है या फिर नहीं। फिर उसके आगे सीखेंगे और भी चीज़ें हैं जो कि मैंने बताया, फंडामेंटल एनालिसिस करना है। 2 महीने में भी इसके लिए कम है, मतलब 2 महीने एक लगातार सीखो। बट एक शॉर्टकट में समझाता हूँ ताकि आपको एक एक बात समझ सके, ये बात है। ओके, चलो तो पैट कहाँ दिखेगा? मतलब नेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कहीं पर भी पैट लिखा होगा और कहीं कहीं लिखा होगा नेट प्रॉफिट, कहीं कहीं लिखा होगा नेट इनकम। तो ये एक बात है। तो यहाँ पर आपको देखो 142, 188, 249, 291, 277, 301, 323, 352, 340, 450। और बाप रे, दिस इज कॉल्ड अ सॉलिड कंपनी। ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाओगे तो और कहाँ लगाओगे? क्या आइडिया में लगाओगे? अभी सब ऊर्जा ग्लोबल के पीछे पड़े हैं, ऊर्जा के, सुजलॉन के, आइडिया के, सभी के पीछे पड़े हैं। ठीक है, चलता है, प्रॉफिट होता है, देंगे तब तो लटक जाओगे। भैया 5 साल से पड़ा हुआ है, कुछ नहीं बिक रहा, लॉस हो रहा है, वो रोना धोना छोड़ दो। इसकी वजह से मैं समझा रहा हूँ। ओके, अच्छा, ऐसा होने के बावजूद भी ख़राब हो सकती है। ऐसा नहीं कि अच्छी कंपनी है तो कोई ख़राब नहीं हो सकती, लेकिन ख़राब होगी तो आपको दिखेगा ना, तो निकल जाओ। या फिर दिख रहा है ख़राब है तो निकल जाओ, उसमें आने की ज़रूरत क्या है? कुछ लोग, अभी मैं दिखाऊंगा बहुत सारे एग्जाम्पल वैल्यूएशन है, बट शॉर्टकट में समझते हैं तो देखना सीख गए। ओके, पैट क्वार्टरली बेसिस पे देख सकते हो। क्वार्टरली बेसिस पर भी देखो बढ़ रही है, तो अगर क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी रहा है तो हमें उसको एनुअल बेसिस पर देख लेना है कि एनुअल बेसिस पर बढ़ रहा है कि नहीं। तो अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 क्वार्टर, बट एनुअल बेसिस पे देखेंगे तो बढ़ेगा। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखो। अभी बहुत से एग्जाम्पल दूंगा, बट अभी यहाँ पे फ्लो समझाते हैं। फिर आते हैं टॉपिक पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हो गया आपका, हमेशा बढ़ना चाहिए। इसका रूल है 1-2 क्वार्टर नहीं भी बढ़ा, 1-2 साल नहीं भी बढ़ा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन घटना नहीं चाहिए। घट रहा है तो निगेटिव हो गया, बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, खराब था बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। यह बहुत अच्छी बात होती है। मल्टी बैगर ऐसे ही मिलते हैं। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस एंड बोरिंग्स, यानी कंपनी का कर्जा। बोरिंग्स मतलब वही लाइबिलिटी आ जाएगी टोटल। तो कर्जा कंपनी का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कंपनी के पास
कैश ज़्यादा होना चाहिए और कंपनी के पास कर्जा कम होना चाहिए। कर्जा अगर ज़्यादा है, कैश कम है, तो आपको पता है इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करेंगे तो उनका प्रॉफिट चला जाएगा। और किसी किसी केस में क्या होगा, अगर कंपनी रिवेन्यू नहीं कर पाएगी तब क्या होगा, अब तो टैक्स देना होगा। इंटरेस्ट तो देना ही देना है। मैं कमा रहा हूँ 500, उसमें से 50 रुपये इंटरेस्ट दे रहा था, ठीक था। लेकिन जब मैं कमा ही रहा हूँ 100 रुपये और उसमें से और क्या दूंगा, और उसमें से क्या बचेगा मेरे पास। तो जब कोई भी कंपनी ख़राब चीज़ आती है उस टाइम पर जो डेब्ट होता है ना, बहुत ख़तरनाक इम्पैक्ट करता है। तो डेब्ट अगर नहीं है तभी कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, टिक पाएगी, वरना कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बल्कि ब्लैकलिस्ट होती है, बैंकक्रप्ट हो जाती है, मार्केट से निकल जाती है, कोई भी उसको लात मार के निकाल देता है। बहुत सी कंपनी थी एक टाइम पे, बैंक फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड हुआ करता था एक टाइम पे, DHFL फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड हुआ करता था एक टाइम पे। DHFL का नाम बहुत बड़ा था, मतलब टॉप 50 में, निफ्टी 50 में आते थे ये लोग। लेकिन आज कहाँ है, आज बाहर है। तो बेसिक फंडा ये है कि कंपनी में अगर डेब्ट है, ज़्यादा है, खतरनाक है। डेब्ट कब होनी चाहिए, इसका रेशो क्या है, तो एटलीस्ट 50-50 होना चाहिए मिनिमम। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो हम सीखेंगे, बट सिंपल फंडा समझो। तो रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ना चाहिए। डेब्ट कब हो रहा है, तो अच्छी बात है। अब मल्टीबैगर का फार्मूला क्या है, मल्टीबैगर का फार्मूला है रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है और डेब्ट कम हो रहा है। तो आप बोलोगे सर जी डेब्ट पे करेंगे तो रिजर्व सरप्लस कैसे बढ़ेगा। यस, हो सकता है भाई। अब क्योंकि पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा कहाँ बचेगा, नहीं बचेगा, तो वह अच्छी बात है। सिंपल फंडा क्या है कि आपका डेब्ट अगर कम हो रहा है तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। उषा मार्टिन लेटेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़, रिजर्व सरप्लस अगर बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और डेब्ट कम हो रहा है तो ये मल्टीबैगर फार्मूला है। मल्टीबैगर फार्मूला, इसको बोलते हैं मल्टीबैगर फार्मूला। उषा मार्टिन हो गया 4-5 गुना, देख रहे हो आप। और भी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं सिर्फ उषा मार्टिन, बहुत से ऐसे हैं। अब ये तो एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है कि भैया सपोज रिजर्व थोड़ा सा घट भी रहा है लेकिन डेब्ट घट रहा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब डेब्ट ख़त्म हो जाएगा तो कंपनी का इनकम अपना हो जाएगा। तीसरी चीज़, डेब्ट बढ़ रहा है और रिजर्व सरप्लस घट रहा है, तो फिर क्या करना, नहीं करना है। तो आपके रिजर्व फंड सरप्लस बढ़ने चाहिए, अच्छी बात होती है। यह बताता है कि आपके पास पैसा बच रहा है, बढ़नी चाहिए। डेब्ट आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो भी कम होना चाहिए, तो अच्छी बात है। कहाँ दिखेगा आपको, बैलेंस शीट में आप कहाँ देख सकते हो, तो बैलेंस शीट में आप नीचे देखोगे कि यहाँ रिजर्व आपके पास कितने हैं। 801, 978, 1000, देखो रिजर्व कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अब देखो ये परसिस्टेंट की बैलेंस शीट है। हमने अभी भी देखा कि उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो डेब्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो कंपनी के जेब में पैसे है 4342 करोड़। उसके ऊपर कर्जा कितना है, उसके ऊपर कर्जा है 555 करोड़। भाई मेरे जेब में 100 रुपये है और मुझे किसी को 50 देने हैं तो मैं इजीली दे सकता हूँ। लेकिन किसी को मुझे 50 देने हैं और मेरे पास 0 है तो मैं कहाँ से दूंगा।
तो एक्चुअल में अगर इंटरेस्ट बढ़ भी रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, नॉर्मल बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर बढ़ भी रहा है तो उसका काउंटर क्या है? उसका काउंटर है कि आपका रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ना चाहिए। अगर रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट का बढ़ना खतरनाक होता है। और यहाँ पर डेट देखो तो डेट भी बढ़ रहा है, बिकॉज देखो डेट बढ़ गया है इसलिए उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। तो डेट बढ़ा इसलिए इंटरेस्ट बढ़ा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या इसका बहुत खतरनाक रेशो तो नहीं हो गया? पता चला कंपनी के पास पैसे कम हैं और उसने ज़्यादा कर्जे ले रखे हैं। और कम का केस, लेटेस्ट केस, आपको पता होगा कि इस फंडा क्या है कि आपका रिजर्व सरप्लस कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं। अगर रिजर्व प्लस घटा है तो डेट पे करने की वजह से घटना चाहिए, और अगर बिना मतलब का घट गया तो खतरनाक बात है, तो गलत बात है। सिंपल फंडा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं ऐसे बहुत से एग्जांपल दूंगा, बट अभी हम फ्लो में समझे कि कैसे आप देखो। उसके बाद आपका हो जाता है लाइबिलिटीज़। डेट मतलब पूरा कर्जा। तो कर्जा मतलब है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों। लाइबिलिटीज़ यानी कि आपका कर्जा, तो कभी भी आपका कर्जा आपके पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही रूल याद रखो। तो कभी भी करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ दोनों मिला करके आपके रिजर्व सरप्लस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा है इसका मतलब आपके पास कर्जा ज़्यादा है और आप अपना कर्जा नहीं दे पाओगे। खतरनाक बात है। कहाँ दिखेगा? चलिए देखते हैं। बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ। कौन सी कंपनी है? उषा मार्टिन है। अब उषा मार्टिन के बैलेंस शीट पे जाते हैं। कहाँ पे दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा। ये कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं, यहाँ पर थोड़े से घटे थे, लेकिन घटे थे किसी और वजह से। देखो कर्जा भी बढ़ रहा था तो कर्जा पे करने से, लेकिन फिर देखो आपके रिजर्व सरप्लस भी बढ़ गए और कर्जा भी कम हो गया, तो डेट भी कम हो रहा है, रिजर्व सरप्लस बढ़ रहा है। ये है मल्टीबैगर फार्मूला। लेकिन अलग अलग केस हो सकता है, तो थोड़ा सा समझना है कि किसी भी कंपनी में आपको यह डेट जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आप लोग बोलोगे सर जी आप तो लाइबिलिटीज़ दिखा रहे हो और यहाँ बता रहे हैं बोरोइंग्स। तो देखो इस पर क्लिक करोगे तो देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। तो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको दोनों मिलाकर कितना हो गया? दोनों तीनों मिलाकर आपका 432 हो गया। इसमें लीज लाइबिलिटीज़ भी होता है। लीज लाइबिलिटीज़ मतलब कि जो लीज दे रही है कंपनी, लीज एक्चुअली एक फार्मूला है। देखो भाई, वेयर हाउस, कंपनी माल कहाँ रखेगी? तो किसी न किसी जगह से लोन लेना पड़ेगा, मतलब भाड़े पे लेना होगा, तो वो लीज लाइबिलिटीज़ होती है। मतलब पुरानी बाकी थी वो वाली बात है। वैसे तो वो खर्चा में काउंट होगा, लेकिन वो बाकी थी उसकी वजह से बताना। तो लीज लाइबिलिटीज़ ये होती है जनरली कंपनीज़ में, उन कंपनीज़ में होते हैं जो कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ये आपने देखा था लीज लाइबिलिटीज़ मिलेगी, तो यहाँ पे भी सिंपल फंडा है कि तीनों मिला करके आपके जो खर्चे भरेंगे वो आपकी टोटल क्या हो जाएगी? लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। दैट इज़ करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़ विच इज़ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मिलाकर आपके हो जाएंगे 432। यह कभी भी यानी कि बोरोइंग्स कभी भी रिजर्व से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, कंपनी के पास 2122 रुपये है, उसके 423 रुपये देने हैं, आराम से दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पर कंपनी के पास पैसे कम थे, कर्जा ज़्यादा था। तो बोलो सर जी इस केस में तो कंपनी का खर्चा बढ़ा, भाई इनकम भी तो हो रहा है ना।
तो उसने कर्जे कम करना शुरू किए। तो इनकम जो आ रहा है ना, वो जो बचेगा उसका बैलेंस शीट में डालेंगे। बैलेंस शीट में कम दिखेगा, प्रॉफिट लॉस ही दिखेगा। तो वो प्रॉफिट लॉस से क्या कर रही थी कंपनी, बैलेंस शीट में नहीं डाल रही थी, वो अपना कर्जा पे कर रही थी। जब कर्जा उसने पे कर दिया तो देखो, ये मैं आपको समझाता हूँ। इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट इज़ योर सैलरी। आई थिंक आप इसको समझ जाओगे। भाई प्रॉफिट लॉस आपका क्या है? प्रॉफिट आपकी सैलरी है। आप 50,000 रुपये की सैलरी लेकर आए, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई, मतलब ऑफिस से ले आए घर पे, आते आते रास्ते में आपको राशन वाले के पास देना था, आपने उसके पैसे दे दिए। बेसिकली हम जब जो सामान उधार लेते हैं, ग्रोसरीज, तो ग्रोसरीज वाले का, दूध वाले का, लॉन्ड्री वाले का, तो देखो यह सब है ना अपने रियल लाइफ में सबके घर में होता है। मेरे यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, आप सबके लाइफ में होगा। आप इसको समझ सकते हो भाई। सैलरी मिली, ऑफिस से सैलरी लेकर आए मस्त, रास्ते में दूध वाला है उसको पैसे दे दिए, इस्त्री वाला है उसको पैसे दे दिए, राशन वाला है उसको पैसे, राशन मतलब ग्रोसरीज का, उसको पैसे दे दिए। तो जो बचा हुआ है वो आप घर लेके आएंगे, आपकी बैलेंस शीट में आएगा, मतलब घर आपका बैलेंस शीट है। और बीच में ये जो लोग बैठे हैं ना, ये आपके कर्जे वाले हैं। तो अब इनकम आई, यानी इनकम आया, रेवेन्यू आई प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, उसमें से कर्जे बांट दिए तो बचेगा इसमें से। तो यही चीज़ है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर भी ला सकते हो और उसको पेमेंट भी कर सकते हो। पेमेंट कर दोगे तो डायरेक्ट यहाँ पेड होगा। तो फिर क्या होगा, जब पेमेंट उसके कर्जे कम कर दिए तो उसके पास देखो ज़्यादा पैसा बचने लगा। बहुत ही अच्छी बात है, एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो आपका ये हो गया कैश फ्लो, मतलब कि कंपनी का नेट कैश फ्लो, मतलब कंपनी बचा भी रही है या नहीं। अब जैसे आप सैलरी लेकर आए तो घर में भी कुछ खर्चे हैं ना, वाइफ को कुछ, बच्चों को कुछ चाहिए, तो बचेगा कितना, मतलब डीमैट अकाउंट में कितना डालोगे। डीमैट अकाउंट इज़ योर कैश फ्लो। जितना आप इन्वेस्ट कर पाते हो वही आपके पास पैसा है। भाई मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, मेरे घर में 40,000 रुपये का खर्चा है, तो मेरा 10,000 बचेगा। अब उसी 10,000 में से मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो डीमैट अकाउंट इज़ योर कैश फ्लो, मतलब अब ये समझ लेना, आपकी सैलरी में से ज़्यादा कितना ज़्यादा पैसा डीमैट अकाउंट में डाल सकते हो, वही आपका कैश फ्लो है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। उसके अलावा तो 50 खर्चे हैं। तो कैश फ्लो का रूल क्या है, कैश फ्लो कभी भी घटना नहीं चाहिए। घट रहा है तो गलत बात है, अगर घट रहा है तो किसी रीज़न की वजह से घट रहा है, उसको पता करो वो रीज़न क्या है। अब उसमें रीज़न कौन से है, जैसे कंपनी में ने कोई एसेट खरीद लिया, हो सकता है कम हो जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पता चला उसने कुछ खरीदा भी नहीं है और कैश फ्लो कम हो गया तो गलत बात है। कहाँ पता चलेगा, तो सिंपल फंडा बताता हूँ। हालांकि कैश फ्लो मैंने कहा था ना बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इजीली समझा देता हूँ। देखो सिंपली कैश फ्लो, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान देना है, इस चीज़ को कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इक्विटी, एक्चुअली इसका एक सीक्रेट भी है जो आई थिंक समझ में नहीं आएगा आपको, बट मैं बता देता हूँ। कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अगर घट भी रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं चलेगा, 1-2 क्वार्टर चलेगा, लेकिन कंटिन्यू 3-4 क्वार्टर नहीं चलेगा। आपको ये ध्यान देना है कि नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका देखो कहीं भी नेगेटिव नहीं है तो ठीक है। अच्छा ये आप देखो, अब घट रहा है, सर जी यहाँ से तो घट गया, ओके कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
ओके, अब समझो उसके बाद। अच्छा, यह नियम बैंकों को अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बैंक खुद कर्जा लेती है, फिर दूसरों को कर्जा देती है, तो आपको बैंक्स में देखना नहीं है। तो आपको बैंक्स में दिखना है, यहाँ पे बैंकों का, यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसमें देखो थोड़ा बहुत नेगेटिव है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर देखो ठीक ठाक है, तो कंपनी का। अच्छा, यहाँ पर देखो नेगेटिव हो गया, तो ये थोड़ा सा सिग्नल है, थोड़ा सा सिग्नल है खराब बात की, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो सिंपल फंडा समझो, बैंकों में नेट कैश फ्लो देखना है, यह हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी की कंपनियों में, बैंक में और एनबीएफसी, मतलब जैसे बजाज फाइनेंस, जो लोग लोन देते हैं, जो लोग लोन देते हैं, उनमें नेट कैश फ्लो देखना है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ऊपर नीचे चलेगा, बट पॉजिटिव रहना चाहिए। और बाकी के कंपनी में ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखना है, यह कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू 1-2 साल एक निगेटिव हो गया तो टाटा बाय बाय बोल के उसको निकल जाना चाहिए। ओके। अच्छा, शेयर प्राइस भागती भी है तो वो आपको भगा रही है, इसका मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अब कैश फ्लो के बाद आते हैं प्रोमोटर होल्डिंग में। अब कुछ आपके क्वेश्चन थे वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। देखो, प्रोमोटर होल्डिंग हो जाती है वो 3-4 तरह की, मैं आपको डायरेक्ट ये दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं अलग तरीके से दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर देखते हैं कि प्रोमोटर की होल्डिंग क्या होती है। आपको इसको आप समझो, कंपनी के बहुत से मालिक होते हैं, एक होता है उसका मालिक जिसने उसको पैदा किया है, मतलब कंपनी को बनाया है, वो हो गया प्रमोटर। ओके। अच्छा, कुछ कुछ जगह पे आपको प्रमोटर नहीं दिखेंगे, जैसा कि कोटक बैंक में आपको प्रमोटर नहीं दिखेगा, एचडीएफसी में आपको प्रमोटर नहीं दिखेगा, आईटीसी में आपको प्रमोटर नहीं दिखेगा, मतलब अगर दिखा भी है तो बहुत कम दिखेगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट रन कंपनी होती है। वो कभी कोई, जैसे रिलायंस, तो रिलायंस का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी जी। एचडीएफसी का मालिक कौन है? मुझे बताओ। आईटीसी का मालिक कौन है? कोई नहीं। तो वहाँ पर आपको प्रोमोटर नहीं दिखेंगे या फिर कम दिखेंगे, तो वहाँ पर वो मैनेजमेंट रन बिजनेस होता है। ओके। तो इसका 2 रूल है, मैं आपको रूल बताता हूँ। हमारा रूल, पहली बात क्या है प्रमोटर का? पहली बात क्या है प्रमोटर का? तो पहली बात तो कौन है, देखो हमारी कंपनी के, तो कंपनी के मालिक होते हैं जिसने उसको पैदा किया है। दूसरा, एफआईआईज मतलब फॉरेनर्स। तीसरा, डीआईएस हमारे यहाँ के म्यूचुअल फंड वाले या फिर बड़ी कंपनी। पब्लिक यानी कि हमारे आप जैसे लोग, रिटेल लोग, इसी में एचएनई भी होते हैं और इसी में ऑपरेटर भी होते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब आपका रेशो क्या है, इसका रूल क्या है? तो मेरा जो रूल है, जो मैं फॉलो करता हूँ, ये आपको कुछ अलग दिख सकता है, अलग अलग जगह पे लोगों का अपना अपना यूज़ है, बट मैं दिखाता हूँ। मेरा पहला रूल क्या है? पहला रूल है, प्रमोटर के पास मिनिमम 50% का शेयर होना चाहिए। 50% से कम है तो मैं उस कंपनी में पैसा नहीं डालूँगा, बायकॉट कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास 1000 कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो फंडा सिंपल है, एकदम क्लियर रखो। बट हम सामान लेने जाते हैं तो 50 सामान देखते हैं, लेकिन लेते कोई एक ही है। तो फंडा यह है कि बहुत कंपनी है, बट मैं उसी को लूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। तो मिनिमम मेरा क्राइटेरिया है कि 50% प्रमोटर के पास होल्डिंग होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। ओके, सिंपल, ये पहला रूल है।
अब ये बोलोगे सर जी 50% तो उस बाकी के, तो बाकी के जो 50% है वो पब्लिक के पास या फिर FIS या DIS के पास होंगे तो चलेगा। मिनिमम 50% का है, हालांकि कुछ लोग उसको 70% भी यूज़ करते हैं। यह भी अच्छी बात है कि मिनिमम 70% किसके पास होना चाहिए, प्रमोटर के पास होना चाहिए। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। मैं 50% का करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। जब मुझे लॉन्ग टर्म करना है तो मिनिमम 70% प्रमोटर का होल्डिंग देखता हूँ। मतलब अगर मुझे लॉन्ग टर्म करना है जैसे 5 साल 10 साल, तो मिनिमम 70% प्रमोटर के पास होल्डिंग होनी चाहिए। अपने शेयर का 70% उसके पास होना चाहिए, बाकी का 30% में सब कुछ होंगे, चलेगा। इन ट्रेडिंग वो भी होती रहती है। कुछ स्टॉक 20% पे होल्डिंग वाले है, कुछ स्टॉक्स 20% होल्डिंग वाले भी भाग जाते हैं, तो समझते हैं। तो 50% का मेरा क्राइटेरिया है, तो उसके नीचे तो फिर कुछ भी नहीं करना है। लेटेस्ट से 50% के नीचे है तो 55% के नीचे है, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि सब लोगों का करके, किसका, पब्लिक को छोड़ के। तो मेरा दूसरा रूल याद रखो, पब्लिक को छोड़ करके इंस्टीट्यूशन में के पास प्रमोटर, FIS और DIS, इनके सबके पास मिला करके मिनिमम 70% होना चाहिए। पब्लिक को 30% ही मिलना चाहिए। मतलब पब्लिक के पास 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें ज़्यादा है, अगर पब्लिक के पास 30% से ज़्यादा है तो उसमें मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, या फिर किया भी तो निकल जाता हूँ। तो पब्लिक के पास कम से कम होल्डिंग रहनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक उल्लू है। तो अगर FIS का होल्डिंग बढ़ रही है तो ग्रीन सिग्नल है, DIS का बढ़ रही है तो अच्छी बात है, FIS घट रही है तो निकल जाओ, DIS घट रही है तो भी निकल जाओ। पब्लिक के पास 40% से ज़्यादा है, बिल्कुल निकल जाओ। तो कभी कभी FIS घट रहे हैं और प्रमोटर बढ़ रहे हैं तो भी गलत बात है, क्योंकि कभी कभी प्रमोटर मैनिपुलेट करते हैं। मेरा लास्ट रूल है कि सिर्फ ट्रेडिंग करूँगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। प्रमोटर को ही सब पता होता है, कभी कभी किसी केस में वो सब प्रमोटर उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको सब पता रहता है और कभी कभी उसको नहीं पता रहता। प्रमोटर अपना स्टॉक बेचा है, किसको, FIS को बेचा है। तो यहाँ पर देखो, तो ये एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि टोटल मिला करके 70% का क्राइटेरिया जो फुलफिल हो रहा है ना, वो ठीक है। ओके, ऐसे केस आएंगे तो आपको यहाँ पर समझ लेना है, बट कोई बात नहीं। चलिए, तो आपका प्रमोटर का हो गया। अब देखते हैं मार्केट कैप। अब मार्केट कैप का रूल क्या है? सिंपल फंडा है कि कोई भी मार्केट कैप छोटा होगा तो बड़ा पैसा बना के देगी। मतलब जो बड़ा पैसा बनता है ना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, तो कब होता है? जब मार्केट कैप छोटा होता है। ऑलरेडी बड़ी कंपनी है तो कितना बड़ा होगा? मेरा दूसरा रूल है, छोटा पौधा है तो बड़ा पेड़ बनता है, लेकिन बड़ा पेड़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, वो उतना ही रहेगा। तो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी होगी तो बड़ा पैसा बना के देगी। अच्छा, कुछ लोग शेयर प्राइस को बड़ा समझ लेते हैं, तो शेयर प्राइस और मार्केट प्राइस अलग अलग होते हैं। मार्केट की प्राइस और मार्केट कैप अलग बात होती है। मार्केट कैप मतलब टोटल कंपनी की वैल्यू, कंपनी की मार्केट में क्या ट्रेड हो रही है, और शेयर प्राइस अलग होती है। सब कंपनी रिजल्ट का मैनिपुलेशन कर सकती है, यस, मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो सब चीज़ें, वो मैं एडवांस, ये सब है ना एडवांस टॉपिक है, बट हम इसे थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। बेसिक मीन्स कि हम समझना है कि सीख रहे हैं अभी। ओके, वो बहुत सी एडवांस टॉपिक है और सभी चीज़ों का आपके पास लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर सब चीज़ें लॉजिक का आपका क्लियर नहीं होगा तो आप जो फ्रॉड है उसको पकड़ नहीं पाओगे। फ्रॉड होता है, मैं बताता हूँ कैसे।
जैसे आपका यहीं पे देखो, मैं बताता हूँ फ्रॉड क्या है। देखो, जैसे कि कंपनी का पैड बढ़ रहा है लेकिन उसका कैश फ्लो निगेटिव जा रहा है। तो निगेटिव मतलब भैया तुम पैसा कमा रहे हो तो पैसा कहाँ जा रहा है? कमा रहे हो, पैड में दिखा रहे हो, तो पैसा कम क्यों हो रहा है? कैश फ्लो में निगेटिव है, कहाँ गया पैसा? तो ये क्वेश्चन होता है। अब तो बोलोगे मैं बैलेंस शीट में बता रहा हूँ, वो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव होना ही चाहिए। अगर आप नेट पैसा कमा रहे हो तो कमा रहे हो। ओके सर, प्राइस कट रहा है। अब मार्केट और प्राइस का फंडा क्या है? देखो, मार्केट कैप का मतलब होता है कि जो छोटी कंपनी होती है वो बड़ा पैसा बना के देगी। अब छोटी कंपनी का मतलब है कि कंपनी छोटी है। जैसे यहाँ पे देखो, कैम्स, यह मात्र 13,000 करोड़ की कंपनी है। जैसे मैं दिखाता हूँ, एक स्टॉक है अवेंटल, अवेंटल लिमिटेड, 2,970 करोड़ की कंपनी है। 2,970 करोड़ की कंपनी है, मतलब छोटी कंपनी है। अब अगर यही कंपनी आपको मैं 3,000 करोड़ मान लेता हूँ तो लेटेस्ट से 3,000 करोड़ की कंपनी है। अगर ये 10,000 करोड़ की कंपनी बनेगी तो इसका पैसा कितना होगा? 3 गुना हो जाएगा। मगर शेयर प्राइस 3 गुना हो जाएगी, मतलब शेयर प्राइस 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर छोटा पैसा मतलब छोटे से बड़ा बनने का आपका चांस ज़्यादा है। लेकिन रिलायंस 18 लाख करोड़ की कंपनी है, वो 18 लाख से 50 करोड़ इतने जल्दी नहीं हो पाएगी, लेकिन ये 3,000 से 10,000 हो सकती है, तो जल्दी पैसा आपका बन जाएगा। जैसे टीटागढ़ वैगन, अभी भागा था ना टीटागढ़ वैगन, जुपिटर वैगन। अब अगर देखो 15,000 करोड़ की कंपनी है ना आज, कुछ टाइम पहले ये 15,000 करोड़ की नहीं थी, यह बहुत कम ही थी। मैं आपको दिखाता हूँ, यह बहुत ही कम थी। मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी लगभग शेयर प्राइस आप अगर नीचे देख रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा मैं अलग समझा देता हूँ। इस जगह पे देखो कौन सी है, यह आपका 16 अगस्त का रेट। जैसे 16 अगस्त को इसका रेट क्या था? 147 था। अब बोलोगे सर जी 147 था ये, लेकिन उस टाइम पर इसका मार्केट कैप भी तो कम रहा होगा। तो देखते हैं 147 करोड़ का उस टाइम का मार्केट कैप क्या था। तो इसका आउटस्टैंडिंग जो टोटल शेयर है वो है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 13 करोड़। 13 करोड़ इसके शेयर जो है ट्रेड हो रहे हैं। देखो, तो अगर मैं देखूं उस टाइम इसकी वैल्यूएशन क्या थी 16 अगस्त 2022 को, तो 147, तो 150 पकड़ लेता हूँ ईजिली ताकि समझ में आ सके। तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 13 करोड़, तो दिखाता हूँ 13 करोड़ 50 लाख रुपए इंटू 150 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 20 अरब 25 करोड़। इसको डिवाइड करते हैं 1 करोड़ से, ये हो गया आपका 2,025 करोड़। अभी हो गई 15,000 करोड़, तो सीधे सीधे मार्केट प्राइस 7 टाइम्स हो गई, मगर शेयर प्राइस तो 7 गुना नहीं बढ़ी। 147 से अभी कितना है? 1,100 रुपये, मतलब 8 गुना हो गई, वो बढ़ गई है। तो ऐसा होता है। तो जब छोटी कंपनी होते हैं, अब छोटी कंपनी का ये मतलब नहीं कि उसका छोटा प्राइस, मैं दिखाता हूँ इसको। इसका शेयर प्राइस है 1,178 रुपये। यहाँ पे देखो 1,100, इसका मार्केट कैप कितना है, इसका कितना गुना मार्केट वैल्यू है, तो 15,000 करोड़। अब मैं आपको दिखाता हूँ आइडिया, आइडिया का शेयर प्राइस कितना है? 15 रुपये, लेकिन आइडिया का मार्केट कैप बड़ा है, अभी घट गया होगा, मगर देखते हैं 73,000। मतलब कि अब देखो, कुछ लोग कहते हैं ना, यह समझते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि शेयर प्राइस छोटी है, इसका मतलब कंपनी छोटी नहीं। शेयर प्राइस अलग अलग चीज़ है और मार्केट प्राइस अलग चीज़ है।
आइडिया का शेयर प्राइस 15 रुपये है, लेकिन वो टीटागढ़ से लगभग मैं देखूं तो 15% से 50%, यानी 5x बड़ी है, मतलब 5 गुना बड़ी है कंपनी। जैसे आप अगर पूरा वोडाफोन खरीदने जाओगे तो आपको 73,000 करोड़ देने पड़ेंगे, और पूरा टीटागढ़ खरीदने जाओगे तो आपको खाली 15,000 करोड़ देने पड़ेंगे। तो 15,000 सस्ता है या 73,000 सस्ता है? उत्तर दो। 73,000 सस्ता है या 15,000 वाली या फिर बड़ी वाली? लेकिन शेयर प्राइस तो आइडिया का सस्ता है, छोटा है, तो एक्चुअल में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर उसके बहुत ज़्यादा है, उसके शेयर प्राइस छोटी है, तो मार्केट कैप अलग है। तो यही है मार्केट कैप, इसमें डिफरेंस होता है। मैं शेयर प्राइस की छोटी की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसा बनना चाहिए, नोट बनना चाहिए। तो चिल्लर क्या होता है? पेनी शेयर, इसको कहते हैं पेनी शेयर्स। तो जो छोटे शेयर होते हैं उसको पेनी शेयर कहा जाता है। तो छोटे शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, छोटी कंपनी में करना है, ताकि कंपनी बड़ी हो, बड़ी कम रखो। अब मार्केट कैप का रूल क्या है? आप बोलोगे सर जी इसका रूल तो मैं बताया नहीं। तो देखो, मेरा मार्केट कैप का रूल यह है कि जब मैं कोई भी छोटी कंपनी मिल जाती है तो उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें मैं ट्रेड नहीं करता, उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? 5 साल 10 साल के लिए होता है, उसको होल्ड किया तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट। उसमें पैसा बढ़ेगा 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 100 गुना तक बढ़ सकता है। ऐसे पैसा होगा तब मैं बोलूँगा कि मैंने इसमें रुपया इतना इन्वेस्ट किया था, आज देखो इतना पैसा हो गया। तो एक्चुअल में फंडा यह है कि आप जब बड़ा पैसा बनाओगे तो बड़ा पैसा छोटी कंपनी में बनता है, छोटी कंपनी में बनता है, छोटे शेयर प्राइस में नहीं बनता। शेयर प्राइस तो जस्टिफाई हो जाएगी। ओके, तो ये मेरा कुछ रूल्स थे, वो आपको बता दिए, और मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, घट रहा है तो किसी कारण से घटना चाहिए जो कि जेन्युइन हो, बाद में फिर से रिवाइव हो सकता है तो ठीक है, और अगर घट रहा है तो गलत बात है। एबिटा आपका बढ़ना चाहिए, मार्जिन आपका सस्टेन रहना चाहिए। घट रहा है तो आपको यह पता करना है कि सेल्स बढ़ रही है कि नहीं। सेल्स अगर बढ़ रही है और ओपीएम घट रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा घट रहा है तो गलत बात है। यह स्टेबल रहना चाहिए। अदर इनकम, इसका तभी इस्तेमाल करना है जब यह बहुत ज़्यादा दिख जाए, अदरवाइज़ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसकी वजह से पैट जो बढ़ेगा उसको ध्यान नहीं देना है। पैट बढ़ना चाहिए ऑपरेशनल बेसिस पे, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेस पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो गलत बात है, घट रहा है तो अच्छी बात है, फ्लैट है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीबीटी कंटिन्यू बढ़ना चाहिए। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही बताता है कि कंपनी असली में कैसा पैसा कमा रही है कि नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस एंड बोरिंग्स, मतलब कि आपके पास जितने पैसे हैं वो आपके पास ज़्यादा होने चाहिए और आपके पास कर्जे कम होने चाहिए, तभी अच्छी बात होगी, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़, वही चीज़ है, यानी आपके पास जो टोटल कर्जे है मिला करके वो आपके पास कम होने चाहिए और आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, यानी कि रिजर्व्स आपके पास ज़्यादा होने चाहिए। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंटिन्यू बेसिस पे पॉजिटिव होना चाहिए। लगातार 2-3 क्वार्टर या फिर 2-3 साल से अगर नेगेटिव हो गया है तो गलत बात है। अब प्रमोटर की होल्डिंग 70% होनी चाहिए, मतलब एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर का मिला करके मिनिमम 70% होना चाहिए। पब्लिक के पास मात्र 30% होना चाहिए। पब्लिक के पास अगर 40% से ज़्यादा है तो उस स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, सिर्फ ट्रेड करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पैसा बना कर निकल जाना, पैसा बना करके निकल जाना है। मार्केट कैप
छोटी कंपनी होगी तो बड़ा पैसा बनेगा, वहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा। बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे सिर्फ ट्रेड करूँगा। ये बात आप सब याद रखो। अब सिंपल फंडा, ये जो रूल मैंने बताए ये हर कंपनी में अप्लाई नहीं होंगे। तो कुछ कंपनी होंगी जो बहुत अच्छी होंगी, उसको हम निकाल करके बाजू रख देना चाहिए। इसका स्कैनर भी बना सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। दूसरी चीज़ कि जो ख़राब कंपनी है उसमें हम सिर्फ ट्रेड करना है। तो अब कुछ लोग बोलते हैं सर जी फंडामेंटल ख़राब है तो मैं क्या करूं? देखो, फंडामेंटल अगर ख़राब है तो इन्वेस्ट मत करो, ट्रेड करो। 2-5-10% बन गया, वॉलेट कमा लिया, भाग जाओ और तुरंत उसको बाय बाय बोल दो। अब मैं चलता हूँ आपको 4-5 स्मॉल मार्केट कैप में। इसका तरीका है, मैं बताता हूँ। तो मैं आपको क्या करता हूँ, कम से कम 5 एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देता हूँ किताब के, आपको समझ सके। फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखो, कैसे कंपनी के कुछ यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल निकाल के रखे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कंपनियों का जब फंडामेंटल चेंज होता है तो शेयर प्राइस बहुत अच्छे से, मतलब शेयर प्राइस बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगते हैं। तो आप इसको समझो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक कंपनी है, यह टीटागढ़ तिलक नगर। अब तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ को आप अगर तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ को कभी 20 रुपये 25 रुपये में ट्रेड करता था, कहाँ पे, ये अभी पुरानी बात नहीं है, यह मात्र 2022 की बात है। 2022 में लगभग 40 रुपये 50 रुपये ट्रेड हुआ करता था। 2021 में ये लगभग 20 रुपये 22 रुपये में ट्रेड हुआ करता था। यहाँ पे देखो 2022-21 है, यहाँ पर लगभग 20, 25, 40 रुपये में ट्रेड करता था। आज ये ट्रेड कर रहा है लगभग 245 रुपये। इसका मतलब सीधा सीधा 10x, एक साल के अंदर 10 गुना। ऐसा क्या हुआ भैया? ख़राब थी भैया, कंपनी ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। फंडामेंटल, इसके फंडामेंटल ख़राब थे। ऐसा क्या हुआ इसमें कि ये बढ़ गई? कैसे समझ में आएगा? चलो देखते हैं। अब देखो टीटागढ़ तिलक नगर का आपका यहाँ पे आ गया रिज़ल्ट। देखो तिलक नगर का 554 रुपये, 752 रुपये, 8, 8, 8। ये देखो नॉर्मल है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ पर घटा है, यहाँ ये बढ़ा, यहाँ तक देखो आप लगभग मैं समझता हूँ कि फ्लैट है, फ्लैट टू नॉर्मल है। यहाँ पर देखो कंपनी ऑपरेशनल बेसिस पर ये लॉस कर रही थी कंटिन्यू 2 बार 17 एंड 16 में, और 17 और 16 में अगर लॉस हुआ है तो कंपनी को तो आपको निकल जाना चाहिए। 2017 में अगर रेट में देखूं तो 2017 में इसका रेट क्या था? 2017 में इसका बंद कर देता हूं, 2017 एंड 16 में कंपनी लॉस कर रही थी, तो इसके पहले शेयर प्राइस गिर चुकी है। शेयर प्राइस गिरती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ये लॉस करे, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी यहाँ पे तो सस्ता था तो 4-5 साल वेट भी तो करवाया उसने, और कोरोना में जब गिरा था तो आपका हवा टाइट हो जाता, इसको होल्ड करने में भाग जाते। ओके, तो ये सिंपल फंडा याद रखो। अब इसका देखो फंडामेंटल कैसे इम्प्रूव हुआ। तो फंडामेंटल इम्प्रूव होने का कारण क्या था? फंडामेंटल इम्प्रूव होने का कारण था, देखो यहाँ पर से कंपनी लॉस कर रही है ऑपरेशन बेसिस पे, यहाँ पर ठीक ठाक है, इसमें दिक्कत थी। कंपनी में कर्जा, देखो कर्जा यहाँ पर बढ़ गया, इंटरेस्ट देखो कंपनी का कर्जा बढ़ गया। देखो ऑपरेशन बेसिस पर कंपनी लॉस कर रही है, लेकिन ये यहाँ पर कर्जा देखो, कर्जे की वजह से इसका क्या हो गया, लॉस हो रहा है। ये देखो कंपनी नेट बेसिस पर लॉस कर रही है। आई बात समझ में? अगर नेट बेसिस पर आपका लॉस कर रही है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट था, उसके बाद घटा और कंटिन्यू लॉस कर रही है, क्यों? क्योंकि कर्जा बढ़ गया, सेल्स नहीं बढ़ी, सेल्स नॉर्मल बढ़ी। देखो सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है यहाँ पे आपको दिखेगा, लेकिन खर्चा भी तो बढ़ गया ना। ये चीज़ों को समझो ज़रा। आई होप आपको समझ में आ रहा है।
ओके, आपका जो सेल्स है वो बड़ी है, लेकिन आपका खर्चा भी बढ़ गया है और आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, आपका और लॉस होने लगा है। आपको कर्जा तो देना ही है, इंटरेस्ट देखो देना ही है, लॉस हो रहा है फिर भी इंटरेस्ट देना है, नेट बेसिस पे आपका लॉस हो गया। और जैसे ही कंपनी ने लॉस को कम किया, मतलब इंटरेस्ट को कम किया, कंपनी प्रॉफिटेबल होने लगी। देख रहे हो ना, 45 रुपये का 150 रुपये प्रॉफिट हो गया। कितना जंप कर गया 45 का, अगर मैं समझूँ तो 3x प्रॉफिट 3 गुना बढ़ गया। प्रॉफिट अगर 3 गुना बढ़ गया तो प्राइस तो 4-5 गुना बढ़ जाएगी बिना कोई दिक्कत किए, एकदम चल जाएगी। और तिलक नगर आप देख सकते हो तो 2022 में ये जब केस हुआ था तो 2022 में प्रॉफिटेबल, 2023 में भी प्रॉफिटेबल थी। तो पिछले साल अगर मैं देखूं, चलो बोलो सर जी एक साल में नहीं समझ में आता है, तो पिछले 2023 का भी अगर मैं रिज़ल्ट देख कर के इन्वेस्ट करूंगा तो भी मैं समझता हूं कि क्या मुझे मिल सकता है। तो पिछले 2023 का देख के इसका शेयर प्राइस था नवंबर में इतना था, 2023 में लगभग ये यहाँ पे कहीं पे रहा होगा, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ तक मैं रिज़ल्ट आ गया होगा। तो ये है मार्च 2023 का एक एक महीने का चार्ट है, ये ध्यान दो, ये 1 मंथ का चार्ट है। यहाँ पे देख सकते हो कि आप 1 मंथ का चार्ट, मैंने नवंबर का रेट देख रखा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च वाला रिज़ल्ट कब आएगा? अप्रैल में। तो अप्रैल में अगर यहाँ पर शेयर प्राइस है तो क्या मैं रिज़ल्ट देख करके यहाँ समझ पाऊँगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं? कंपनी रिवाइव कर चुकी है। इसको कहते हैं टर्न अराउंड स्टोरी, इसको कहते हैं टर्न अराउंड स्टोरी। तो क्या मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यहाँ बताइए, आप डेफिनेटली दिखेगा। तो मैं इन्वेस्टमेंट, अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी इसके बाद तो ख़राब हो सकती है। यस, हो सकती है, उसके बाद स्टॉप लॉस लगा दो, उससे ज़्यादा क्या होगा? अब कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जी शेयर प्राइस बढ़ता हुआ देख करके इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। उनको लगता है, देखो मेरा सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर शेयर प्राइस बढ़ी है, शेयर प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो उसके फंडामेंटल भी इम्प्रूव होने चाहिए। अगर फंडामेंटल इम्प्रूव नहीं हुआ, सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ी है, तो पैसा मत डालो, ट्रेड कर लो, स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड कर लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन अगर शेयर प्राइस बढ़ी है और उसका फंडामेंटल भी चेंज हो गया तो फिर अच्छी बात है, तो फिर इन्वेस्ट भी कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो मेरा एक सीधी सी कंडीशन है कि अगर आपके सामने कोई शेयर दिख रहा है तो आप उसका कम से कम जाकर देखो, कहाँ दिखेगा ये, कहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा। दिख भी रहा है भाई, सिंपल सी बात है। कंपनी लॉस कर रही थी, उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया, कर्जा कम हुआ तो उसका प्रॉफिट बढ़ने लगा, और प्रॉफिट बढ़ने लगा तो उसका प्रॉफिट दिखने लगा, और प्रॉफिट दिखने लगा तो शेयर प्राइस। ओके, सिंपल फंडा है ये, जस्ट एक एग्जांपल है। और हम और ज़्यादा एग्जांपल लेते हैं। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल और लेता हूँ ताकि आपसे पूछूंगा कि भाई यह कंपनी अच्छी है कि ख़राब है, आप ही मुझे बताओ। चलो हम एग्जांपल लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। बॉम्बे डाइंग, आपकी कंपनी अच्छी है या ख़राब है, कहाँ देखोगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, आप मुझे देख कर बताओ। चलो देखते हैं, इसका जो सेल्स है वो 2200 करोड़ हुआ करता था, 2300 करोड़, 2600 करोड़ यहाँ तक बढ़ा है, कंटिन्यू बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे घटा है, फिर यहाँ पर बढ़ा, फिर बढ़ा और फिर घटा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, तो यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। तो इस जगह से कंपनी को जो थोड़ा सा है वो अच्छा काम कर रही है। उसके पहले ठीक ठाक था, यहाँ पर देखो बड़ा था बट लॉस हो गया। यहाँ पे कोई 1-2 क्वार्टर हो सकता है ख़राब। देखो क्या हुआ था,
फिर कंपनी निगेटिव हो गई, मतलब लॉस, सेल्स उसकी कम हो गई, लेकिन यहाँ से अपनी ठीक ठाक काम कर रही है। तो पिछले 3 साल में कंपनी सेल्स के बेसिस पर ठीक है, ओके, तो कोई खराब नहीं, ओके। उसके बाद ऑपरेशन बेसिस पे देखें तो ऑपरेशन बेसिस पर कंपनी ने यहाँ पर धोखा दे दिया। क्या हो गया? ऑपरेशन बेसिस पर कंपनी ने धोखा दे दिया। 1 मिनट रुक जाओ, पहले देख लो इसको। तो क्या सिग्नल मिल गया? प्रॉफिट बुक करके टाटा बाय बाय। तो क्या सिर्फ प्रॉफिट बुक करके टाटा बाय बाय, या फिर हो सकता है कि बहुत किसी पॉइंट में कुछ हो गया। बट एक मेरा ऐसा है कि भाई नहीं करना है, ओके, ट्रेडिंग कर लेते हैं। उसके बाद नेट बेसिस पे ओपीएम इसका 0 हो गया, मतलब कंपनी लॉस कर रही है। टैक्स, अब ये देखो, ये बहुत खतरनाक बात है। आप इनका इंटरेस्ट देखो, इनके इंटरेस्ट कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। और आपको मैंने बताया कि आपके पास अगर कर्जा है, लॉस करो या प्रॉफिट, बैंक वाले तो पैसा लेकर के ही जाएंगे। और बैंक वाले पैसा लेकर के जाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं। तो कंपनी के पास कर्जे बहुत ज़्यादा है और कंपनी लॉस कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट लॉस। तो ये क्या समझ में आया? ख़राब कंपनी है, मुझे पैसा नहीं डालना चाहिए। 1 मिनट, स्मॉल कैपिटल में कितने करोड़ की रेंज होती है? अरे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मतलब 25,000 करोड़ से ज़्यादा आपकी लार्ज कैप हो गई, 25,000 करोड़ से नीचे और 10,000 करोड़ से ऊपर ये हो गई मिड कैप, 10,000 करोड़ से नीचे और 5,000 करोड़ तक आपकी स्मॉल कैप होगी। 5,000 करोड़ के नीचे से माइक्रो कैप होती है और उससे भी नीचे 100 करोड़, 200 करोड़, 1,000 करोड़ की, तो वो बहुत ही स्मॉल कंपनी है। सिंपल फंडा है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं है। ओके, चलो जब अब हम आगे और बढ़ते हैं। अशोक लेलैंड को देख लेते हैं। सिंपल, क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखो तो उसके बैलेंस शीट में कैश फ्लो में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका प्रॉफिट लॉस देखते हैं यहाँ पर। सिंपल, अशोक लेलैंड 11,000 करोड़ की कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है, ग्रोथ कर रही है कंपनी नेट बेसिस पे। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है? नहीं, यस कमा रही है, अच्छी बात है। उसके बाद कर्जा, अरे बाप रे, ज़रा सोचो, सिंपल सी बात है, मतलब इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है इसके पास। ज़रा सोचो, इसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब 2-2 हज़ार करोड़ रुपए जा रहा है इंटरेस्ट में, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। ओके, तो ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, नेट बेसिस पर कंपनी लॉस कर रही है 2-2 क्वार्टर में, यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक कंपनी अपना कर्जा कम नहीं करेगी तब तक इसमें अच्छा कुछ नहीं कर सकता है। कंपनी के देखो शेयर प्राइस भाग रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं भागेगी, याद रखना। कुछ लोग बोलेंगे सर जी शेयर प्राइस तो डबल हो गई, हाँ हो गई, लेकिन 10 साल बाद मुझे मिलना, नीचे मिलेगी आपको शेयर प्राइस। अगर कंपनी ने अपना कर्जा नहीं कम किया तो यह चीज़ होती है। कुछ लोग लेकर भूल जाने वाले होते हैं, तो भूल जाते हैं, तो उनको ऐसे भूल जाना है। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो आपको देखना है कि कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर सकती है कि नहीं कर सकती है, वरना आपको लॉस हो जाएगा। सिंपली ट्रेड करते रहो। और 1-2 स्टॉक दिखाता हूँ, और बाटा इंडिया देखो, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, देखो सेल्स बढ़ रही है कि नहीं। यस, यहाँ पर थोड़ी सी घटी थी सेल्स, उसके बाद फिर से बढ़ गई, रिकवर हो गई, तो सेल्स रिकवर हो गई है। साल में नेट बेसिस पर कंपनी एबिटा भी जनरेट कर रही है। डेप्ट उसके पास थोड़े से बड़े हैं बट फ्लैट है, मतलब उतने ज़्यादा भी नहीं है, बट यहाँ पर डेप्ट बढ़ गया। देखो ये चीज़ है। अब देखो कुछ अच्छा कुछ लोगों ने बाटा को 3-4 साल पहले लिया होगा तो उनका प्रॉफिट नहीं बना होगा। अब बोलोगे सर जी प्रॉफिट नहीं बना, क्यों नहीं बना? देखो यही कारण है,
कंपनी ने कर्जा ज़्यादा ले लिया और कर्जा ज़्यादा ले लिया तो उसका इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये देखो एक बार तो लॉस भी कर रही है। अब देखो प्राइस, शेयर प्राइस दिखाता हूँ, शेयर प्राइस को भी देखते हैं। ये ईयरली चार्ट है, यह देखो आप, यह है 2020 फरवरी 2020। क्या कंपनी में नेट बेसिस पर फरवरी 2020 में कुछ रिटर्न बना? नहीं बना, रिटर्न नेगेटिव है। नीचे से ऊपर पकड़ सकते हो। तो यह तो टेक्निकल वाली बात देखो, समझो। टेक्निकल अपनी जगह है, फंडामेंटल अपनी जगह पे। हाँ, टेक्निकल अपनी जगह पे है, फंडामेंटल अपनी अपनी जगह पे है। जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ कि कंपनी असली में पैसा बना के देगी या नहीं। मार्केट के हिसाब से ट्रेडिंग मिल सकती है, ओके। लेकिन देखो ट्रेडिंग करना है तो ठीक है, ट्रेडिंग तो कर सकते हो, लेकिन नेट बेसिस पर इसमें कुछ पैसा नहीं बना। पिछले 3 साल में आपका पैसा सिर्फ लॉस में गया, कुछ नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट था। अच्छा, जो होशियार लोग होंगे ना, बताता हूँ फंडामेंटल क्या समझना, क्यों समझना चाहिए। लोग नहीं समझ पाते फंडामेंटल, इसलिए समझना चाहिए कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो बैलेंस शीट को देख करके यानी इंटरेस्ट को देख करके यहाँ पर निकल जाएंगे। बात समझो ज़रा, वो क्या कर रहे हैं? अरे भाई, शेयर प्राइस आई है कंपनी में, वैसे भी इंटरेस्ट ज़्यादा है, बेच दो, यहाँ निकल जाएंगे। जब वो निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये देखो। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि फंडामेंटल जानना भी ज़रूरी है। कुछ लोग टेक्निकल टेक्निकल चिल्लाते हैं, कुछ लोग ऑप्शन की बजाते हैं, ठीक है, सब अपने अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब तक फंडामेंटल का नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको भविष्य नहीं दिखेगा, और जब तक भविष्य नहीं दिखेगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना है कि आपको शांति मिलनी चाहिए। जब आप पैसा लगा रहे हो तो आपके पास मन में शांति होनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैंने पैसा लगाया है, जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं आराम से सो जाता हूँ, मस्त बिंदास्त, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर होगा, खराब होगा तो 1-2 कंपनी में होगा, सब में थोड़ी होगा। तो बेसिक फंडा याद रखो। तो फंडामेंटल ख़राब हो गया, ये आप देख सकते हो आपके सामने रिज़ल्ट। तो एक बेसिक टेक्निकल वाला है, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा मुनाफा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेट बेसिस पे आपको पैसा नहीं बनेगा। तो 2 फ़ायदे हैं फंडामेंटल सीखने के, कि अगर आपको फंडामेंटल पता होंगे तो आप एग्ज़िट कर सकते हो या फिर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। यह बात आप याद रखो। टाइम फ्रेम, इन्वेस्टमेंट शुड बी मिनिमम 3 ईयर्स, इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 3 साल होता है। आप याद रखो, 3 साल से नीचे तो नहीं कर सकते। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मैंने आपको सब समझा दिया कि क्या क्या देखना है, ज़रूरी है। पॉलीप्लेक्स में देख लेते हैं, पॉलीप्लेक्स का भी देख लेते हैं। पॉलीप्लेक्स में आई थिंक वो उसके इंडस्ट्री में दिक्कत है, पॉलीप्लेक्स में उसके इंडस्ट्री में दिक्कत है तो डेफिनेटली चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब इंडस्ट्री वाइज ही प्रॉब्लम है, उसमें कोई इंडिविजुअली उसकी प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब कोरोना हुआ था तो सब जगह हुआ था, लेकिन अभी युद्ध चल रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान और ईरान में चल रहा है, सब जगह तो नहीं चल रहा। तो पॉइंट इज़ दैट कि पूरे इंडस्ट्री में दिक्कत है कि पूरी सिर्फ कंपनी में दिक्कत है। सिर्फ कंपनी में दिक्कत है तो फिर छोड़ दो, मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो। लेकिन पूरी इंडस्ट्री में दिक्कत है तो फिर उसको हम रुकने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, वेट करना है। सर बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटीज़, तो ये बेसिक चीज़ है यार। मतलब देखो, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी, जब कंपनी आप चला रहे हो तो आपके पास कितना एसेट है, मतलब कि पूरा आपका पैसा, आपकी फैक्ट्री, सब कुछ मिला करके आपको जो लायबिलिटीज़, मतलब आपको जितने रुपए दे वो हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं होंगे तो गलत बात है। इसका मतलब यह है कि आप लॉस कर रहे हो, मतलब आप कंपनी जो है वो घाटे में। अगर कंपनी बैंकरप्ट होगी, बिकेगी, तो कुछ पैसा नहीं बचेगा। ओके, अभी आगे देखते हैं। यह समझ में आ रहा है बेसिक चीज़। अब आपको मैं ले चलता हूँ अलग पॉइंट पे।
सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर जी मुझे पता तो है कि फंडामेंटल सही है या फिर टेक्निकल भी सही है, लेकिन करूँ क्या? मुझे नहीं समझ में आता कैसे करूँ, फंडामेंटल देखूँ या टेक्निकल देखूँ। तो जिनके पास यह सवाल है उनके पास मेरे 3 फार्मूले हैं। मेरा 3 फार्मूला क्या है कि आपके पास अलग-अलग केस हो सकता है। क्या केस हो सकता है? देखो सिंपल फंडा। एक मेरा रूल क्या है कि फंडामेंटल अगर बहुत ख़राब है मगर टेक्निकल बेसिस पे अगर कुछ मिल रहा है तो ट्रेड करके निकल जाऊंगा, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। यह मेरा पहला पहला रूल है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर ये सब टेक्निकल जो सपोर्टिव चीज़ है। भाई स्क्रीनर कैसे बनेगा यहाँ देखो, ये सब सपोर्टिव चीज़ है तो पे आप कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर अभी 129 पे चल रहा है। इसका प्रॉफिट लॉस दिखाता हूँ। देखो सेल्स घट रही है, यहाँ पे ठीक ठाक है, फिर बढ़ गया, देखो यहाँ से बढ़ गया, कोई बात नहीं। उसके बाद ऑपरेशनल बेसिस पे भी ठीक ठाक है, फिर से आप देखो ऑपरेशनल बेसिस पे निगेटिव हो गया एबिटा। ओपीएम इसका घट रहा है तो निगेटिव चीज़ हो गई। यहाँ पे देखो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लॉस में है। क्यों? क्योंकि इसका इंटरेस्ट ही चला जा रहा है। तो देखो यहाँ पर कंपनी, अब समझो कंपनी ऑपरेशनल बेसिस पर प्रॉफिटेबल है, मतलब वो जो धंधा कर रही है उसे उसे उस धंधे में कुछ कमा रही है, लेकिन उसका पैसा कहाँ चला जा रहा है? कर्जा देने में, कर्जा चुकाने में। तो यहीं देखो यहाँ पे हो रहा है कि कंपनी के पास पैसे तो आ रहे हैं धंधा करने से, मगर लेकिन उसका कर्जा देने में ही उसे सब चला जा रहा है। तो यही होता है कर्जे का नुकसान। तो कंपनी नेट बेसिस पे क्या कर रही है? लॉस कर रही है। यहाँ पे समझो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसका लॉस में चला गया, तो कंपनी लॉस में है। हालांकि ये शेयर पिछले 1 साल में डबल हो गया, 2 साल में डबल हो गया, तो टेक्निकल बेसिस अपनी जगह पे है। ओके, तो यही होता है। अच्छा, इसमें ट्रिगर क्या है? ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि ट्रिगर क्या है, बट चल रहा है। ओके, यह चीज़ आप याद रखो। तो ये मेरा रूल पहला रूल वाला है। हैं, जहाँ पर तो ये पॉइंट एक समझो, मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसमें लॉस हो गया तो एग्ज़िट हो जाऊंगा, उसको होल्ड नहीं करूंगा। कभी कभी क्या होता है कि आप ट्रेडिंग करने जाते हो उसका और लॉस हो जाता है, तो ट्रेडिंग करने जो जा रहे हो अच्छी बात है, कर लो, लेकिन अगर फंडामेंटल ख़राब है और लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हो गया तो निकल जाओ, क्योंकि आप एक रिस्क ले रहे थे, कोई कुछ उसमें अच्छी चीज़ नहीं थी। यह सिंपल फंडा है, याद रखो। देखो मेरा रूल क्या है, अब यहाँ से आपकी शुरू होगी, पूरा माइंड क्लियर होगा। तो देखो 80% स्टॉक होते हैं ना, देखो 2 टाइप का होता है। एक तो पहले आपको टेक्निकल में पता चलेगा, टेक्निकल यानी चार्ट पे आपको दिखेगा बुलिश, और दूसरा केस होगा कि किसी आपको फंडामेंटल में बुलिश दिखेगा। दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो 80% केस में यही होगा, टेक्निकल यानी कि चार्ट पहले बता देते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जी चार्ट पहले बता देते हैं। यस, क्योंकि बहुत से लोगों के पास अर्ली एक्सेस होती है, जिनको पता होगा ना कि वो पहले से ही पोजीशन में बना लेते हैं। वो पोजीशन बना लेते हैं तो कहाँ दिखेगा? टेक्निकल में दिखेगा। वो चार्ट पे कुछ दिख जाता है, चार्ट पे फंडामेंटल अच्छा होने वाला है तो भी दिख जाएगा, चार्ट में फंडामेंटल ख़राब होने वाला है तो वो भी दिख जाएगा, बस आपको देखते आना चाहिए। तो सबसे पहले सिग्नल मिलेगा, यानी कि 80% स्टॉक में आपको चार्ट पर मिलेगा, और 20% केस में आपको मिलेगा सिग्नल कहाँ पे? फंडामेंटल में। ओके, सिंपल फंडा है कि कैसे देखेंगे। तो मेरा वही रूल है कि ट्रेडिंग कर लेता हूँ, और ट्रेडिंग करने के बाद अगर फंडामेंटल सही हुआ तो होल्ड कर लेता हूँ, नहीं तो फिर एग्ज़िट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 रूल बनाए, वी विल सी टेक्निकल्स, एंड यहाँ पर ये इसको रीड भी करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो 2 केस है, पहले फंडामेंटल बताएगा,
पहले टेक्निकल बताएगा, दोनों में से कोई भी पहले बता सकता है। 80% केसेस में फंडामेंटल के बाद बताता है। टेक्निकल पहले बता देता है। 20% केसेस में फंडामेंटल पहले बता देता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम कुछ रूल फॉलो करेंगे। रूल क्या है, सबसे पहले हम टेक्निकल देखेंगे। अगर कोई सिग्नल मिल रहा है तो हम पोजीशन ले लेंगे, लेकिन बाद में फंडामेंटल भी चेक करेंगे। अगर फंडामेंटल इम्प्रूव हुआ तो होल्ड करेंगे, नहीं तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। यह पहला रूल है। दूसरा रूल है, अगर फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, टेक्निकल ख़राब है, क्योंकि फंडामेंटल इम्प्रूव होगा लेकिन प्राइस नीचे जाती होगी, तो उस केस में हमें वेट करना है बुलिश के सिग्नल का। जब टेक्निकल का सिग्नल आ जाएगा, यानी बुलिश का सिग्नल मिल जाएगा, तो हम ट्रेड करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर जी मुझे नहीं समझ में आता। भाई ब्रेकआउट पर ट्रेड करो ना, सिंपल। फंडामेंटल अच्छा है, ब्रेकआउट हो गया, ट्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस होल्ड करो। बस मैं बताऊंगा। अच्छा, अपने फंडामेंटल और अपने टेक्निकल की कुछ अपने स्ट्रेटजी को यूज़ करो। किसी से सीखा है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लॉजिक क्या है कि फंडामेंटल पहले बदल जाना चाहिए, फंडामेंटल अच्छा हो जाना चाहिए। अब एग्जाम्पल भी दूंगा। फंडामेंटल अच्छा हो गया, उसके बाद टेक्निकल में सिग्नल आ गया तो ट्रेड कर लो, पैसा बना लो। टीटागढ़ जुपिटर ये सब कंपनी है। ओके, अब देखो तीसरा केस, इफ स्टॉक प्राइस इज गॉन अप। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के गले में हड्डी मिलती है। कुछ लोग बोलते हैं सर जी मैं तो अटक गया। पहली बात तो यह है कि आप कभी भी किसी भी प्राइस में कूद पड़ते हो, डोंट जंप इन प्राइस। तो अभी भी किसी भी जगह पर उठा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब दिख रहा है बढ़ रहा है, खरीद लेते हो, और बाद में जब गिरता है तो लटक जाते हो। फिर बोलते हो अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। फिर क्या बन जाते हो, इन्वेस्टर बन जाते हो। 10 साल 20 साल 25 साल यह नहीं करना है, यह करना बंद कर दो। तीसरा रूल क्या है, अगर मुझे शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखेगी तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि फंडामेंटल भी बढ़ा हुआ है कि नहीं। सेम केस तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ का, मैंने आपको बताया प्राइस ब्रेकआउट दे रही थी, ऑल टाइम हाई पर चल रही थी, लेकिन फंडामेंटल भी इम्प्रूव हो गया था तो ठीक है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर है, फंडामेंटल इम्प्रूव नहीं हुए हैं, तो उसमें पैसा नहीं डालूंगा। बेसिक फंडा है। अगर बहुत ज़्यादा खुद हो रही हो तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर लूँगा, वो भी स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन उसमें भी रूल रहेगा कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टाटा बाय बाय, दोबारा उसमें होल्ड नहीं करूँगा। यह बहुत ही क्लासिक सेटअप है। आप अगर इसको फॉलो करोगे, यह बेसिकली आपके प्रॉफिट मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के गुरु मंत्र है। आप अगर इसको नहीं फॉलो कर सकते तो फिर भगवान भी आपका कोई मालिक नहीं है। ओके, चलिए, आई होप ये आपको रूल समझ में आ गए है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक में हम इस फंडामेंटल डाटा का एनालिसिस कैसा करें ये आगे कंटिन्यू करेंगे। पूरा सीरीज़ 3 पार्ट में होगा। आज का टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।